जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज है 19 मई एंड दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज ज्यादा सिग्निफिकेंट एडिटोरियल्स मुझे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लगे। बाकी न्यूज़पेपर्स भी देखे तो वहां पे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट एडिटोरियल्स कवरेज नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कुछ ना कुछ डिस्कस करना ही है क्योंकि वैल्यूडेशन हम करते रहते हैं अपने वीडियोस के जरिए। तो लेकिन आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में से और द हिंदू एक्सप्लेन्स में से। अब देखिए कल क्या हुआ था, कल राजीव गांधी हत्याकांड के चलते जो एजी पेरारीवलन है उनको 31 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी। तो बहुत लंबे अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने मर्सी पिटिशन भी डाली थी गवर्नर को 2015 में, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को। तो उसको लेके भी काफ़ी राजनीति हुई, उसको लेके भी काफ़ी मुद्दा हुआ, गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बातें कही थी। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो धारा 142 है। धारा 142 पहले कब कब यूज हो चुकी है कि इसका व्हाट इसकी जो पावर है आर्टिकल 142 की जो सुप्रीम कोर्ट डिराइव करता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस पावर और इसका स्कोप कितना ज्यादा वाइड है। तो ये हम बातें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों फिर हम जो हिंदू एक्सप्लेन्स में जो टॉपिक आया है द इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम बात करेंगे बिकॉज देखिए ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, लैंड डिग्रेडेशन ये कौन से देशों को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, खास करके जो डेवलपिंग देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, राइट। वाटर स्कार्सिटी की हम बात बहुत बार करते रहते हैं कि आने वाले टाइम में पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसके चलते कितनी कितनी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर को, अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक की बात करें, रूरल एरियाज में बात करें, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये सब बातें इसमें करेंगे। देखिए अब इसमें क्या ना, ये जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी ना कुछ फैक्चुअल बातें भी हैं जो आप कोट कर सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एस्से लिख रहे हैं, या अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक GS3 के पेपर में आ जाता है तो आप वहाँ पे ये चीज़ें कोट भी कर सकते हैं। चलिए, बाकी आई एम श्योर दोस्तों आपको ये पता होगा 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चल रहे हैं रिवीजन सीरीज के फॉर प्रीलिम्स 2022, बहुत नजदीक आ गए प्रीलिम्स, तो आई एम श्योर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों ये वीक 2 का शेड्यूल है। तो आज अरविंद सर ने दोपहर को 12 बजे इंडियन इकोनॉमी के 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए थे। कल मनमीत मैम लेंगे इन्वायरमेंट का लेक्चर, और परसों सैटरडे को इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा, वो मैं लूंगा। उसके बाद दोस्तों ये वीक 3 का शेड्यूल है। तो दोस्तों टाइम कम रह गया, इसको फॉलो करते रहिए। वीडियो देखिए 1.5x की स्पीड पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद PDF डाउनलोड करके क्विकली उस PDF को ग्लांस कर सकते हैं। तो क्विक रिविजन का टाइम है, तो इन वीडियोस को, इस सीरीज को मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द कंटेंट एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 142। देखिए पहली बात तो देखिए जो एजी पेरारीवलन थे 19-20 साल के थे जब इनको जेल में डाला गया था राजीव गांधी हत्याकांड मामले में। अब इनके ऊपर एक्यूजेशन ये लगी गई थी कि देखिए उन्होंने ना 2 बैटरीज ली थी। अब चलो बैटरी लेना तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन वो जो बैटरी ली गई थी वो बैटरी का इस्तेमाल वो बॉम्ब में किया गया था जो कि सेवारसन ने करा था। सेवारसन कौन थे? सेवारसन मास्टरमाइंड थे। ये जो कॉन्स्पिरेसी थी जो असैसिनेट करने की राजीव गांधी को, तो ये सेवारसन ने सारी सारी कॉन्स्पिरेसी को मास्टरमाइंड किया था। तो उन्होंने बॉम्ब बनाया था, ठीक है, वो LTTE में से थे ना। अब पेरारीवलन का ये कहना था दैट मुझको नहीं पता कि भी वो बैटरी जो मैं लेके आया था, देख मुझको तो ये कहा था कि भी बैटरी लेके आओ। अब मुझको नहीं पता था कि वो बैटरी का इस्तेमाल किसी रेडियो में किया जाएगा, किसी बॉम्ब में किया जाएगा, किसी टीवी में किया जाएगा, तो उनको नहीं पता था, उनका ये कहना था। अब देखिए अब ये बात अब 30-31 साल हो चुके हैं। अब 2015 से उनकी मर्सी पिटिशन भी गवर्नर के ऑफिस में पेंडिंग थी। वो पिटिशन अल्टीमेटली जो गवर्नर के ऑफिस में पेंडिंग थी वो फरवरी 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी जाती है, बिकॉज पार्डनिंग पावर्स तो हैं गवर्नर के पास भी हैं आर्टिकल 161 में, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है पॉलिटी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय से आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर उस बंदे ने मर्सी पिटिशन डाला है तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपने उसको जेल भेजना है, उसको फांसी देनी है, नहीं देनी है, कुछ उसको बताइए तो सही, उसका अधिकार है। तो देखिए ये देखिए हमारे संविधान में कितने ज्यादा प्रोविजंस दिए जाते हैं। आपको याद होगा याकूब मेमन के बारे, 2015 में उसको फांसी दी गई थी, उसको भी वो राइट था, उसने भी लास्ट मिनट तक, रात के 12-1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी मर्सी पिटिशन डाली थी कि भी उसको जो डेथ सेंटेंस है वो पार्डन कर दिया जाए। तो ये प्रोविजन है हमारे पास। लेकिन बहरहाल यहां पे इस पर्टिकुलर केस में, एजी पेरारीवलन केस में, हम बात करेंगे जो डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करा है। माइंड यू यहां पे गवर्नर ने पार्डन नहीं करा, यहां पे प्रेसिडेंट ने पार्डन नहीं करा, यहां पे जो रिहाई मिली है पेरारीवलन को वो सुप्रीम कोर्ट के एक्सरसाइज करने से, ये जो आर्टिकल 142 है इसको एक्सरसाइज करने से मिली है, ठीक है। अब व्हाट डज आर्टिकल 142 टॉक अबाउट? देखिए सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, नाउ सुप्रीम कोर्ट में पास सच अ डिक्री और एन ऑर्डर जहां पे अगर ये ऑर्डर पास करने से बहुत नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है कि कंप्लीट जस्टिस मिल सके ऑन द मैटर पेंडिंग बिफोर इट,
ठीक है, कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है बहुत लंबे अरसे से वो चलता आ रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ बोथ द पार्टीज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ये पावर यूज कर सकता है ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। और एक और बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री पावर है टू द सब्सटैंशियल लॉ, यानी कि यहां पे जुडिशरी किसी भी मायने में इंटरवीन करने की कोशिश नहीं कर रही है, इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं कर रही है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में या लेजिस्लेटिव के डोमेन में। लेकिन अगर लंबे अरसे से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अगर दो पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं बहुत लंबे टाइम से और उसके बाद भी कुछ नहीं फॉलो किया जा रहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला गवर्नर को भी, प्रेसिडेंट को भी कि इतने टाइम से आप इतना एक्शन को डिले क्यों कर रहे हैं, आप कुछ फैसला सुनाइए, 30-31 साल हो चुके हैं, कुछ ह्यूमैनिटी नाम की भी तो चीज होती है ना, वो दोषी है जो भी है, उसने बैटरी के सेल्स लिए, बॉम्ब के सेल्स लिए, वट एवर इट इज, लेकिन फैसला सुनाना तो वो अगर पिटिशन आया हुआ है गवर्नर के पास तो उसका फैसला देना तो गवर्नर के हाथ में ही है ना, ठीक है। अब देखिए स्कोप ऑफ आर्टिकल 142 की बात करें, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज किया गया था। तो इवन दोस्तों जो आपका अयोध्या वर्डिक्ट था, ठीक है, अयोध्या वर्डिक्ट जो 2019 में पास किया गया था, उसमें भी आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज करा गया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 142 की बात करें, देखिए एन ऑर्डर व्हिच द कोर्ट कैन मेक इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, जैसे आपको मैंने बताया, बट दिस मस्ट बी कंसिस्टेंट। कोई कंप्लीट जस्टिस की बात अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कोई ऑर्डर पास कर रहा है यूजिंग आर्टिकल 142, लेकिन वो कंप्लीट जस्टिस ऐसा ना हो कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, या ऐसा भी ना हो कि भाई अगर अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई डिक्री दिया है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अगर कोई सिटीजन, अगर मान लीजिए कोई सिटीजन कहता है कि जी मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री पास करी है, तो ठीक है, आपके पास तभी भी वो राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो ऑर्डर दे दिया तो आपके पास तभी भी वो राइट है कि अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आपने ये ऑर्डर पास करके मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, ठीक है। तो इस करके यहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 142 जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पिरालीवलन के थोड़ा ये ना यहाँ पे टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो देखिए पिरालीवलन ने सबमिट किया था अपनी मर्सी पिटिशन टू द तमिलनाडु गवर्नर बैक इन 2015 कि भी मुझको रिलीज किया जाए अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चलते जो गवर्नर है उसको, गवर्नर इज एम्पावर्ड कि भी वो पार्डन हो, रिप्रीव हो, रिस्पाइट हो, रिमिशन हो, जो भी उसका सेंटेंस है या उसका सेंटेंस कम्यूट करने की बात हो, तो ये सब पावर गवर्नर के पास होती है। उसके बाद ये देखिए कोई रिस्पांस नहीं आया, 2015 की बात है। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में उसने ये पिटिशन डाली कि भाई मैंने गवर्नर को अप्रोच 2015 में किया था, अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आया है, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपने पिटिशन डाली है तो गवर्नर का तो राइट बनता है, गवर्नर कुछ ना कुछ उसके ऊपर फैसला ले। अब 2015 से लेकर 2018 में 3 साल का पीरियड हो चुका था, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। फिर उसके 3 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात गई, तो 3 दिन के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने ये गवर्नर को कहा कि भैया देखो जो 7 के 7 दोषी हैं, अब देखिए अब पिरालीवलन की जो अब रिहाई हुई है तो इसके चलते 6 और दोषी थे जिनका जो रिहाई का जो अब रास्ता है वो थोड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये गवर्नर को कहा, और देखिए गवर्नर को फॉलो तो करना ही पड़ता है, देखिए गवर्नर हैज टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। हाँ वो है कि गवर्नर चाहे तो वो ऑर्डर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी रख सकता है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर ये बात अगर स्टेट कैबिनेट ने कह दी है तो गवर्नर उसके बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो बात सही नहीं है। उसके बाद अच्छा ये 2017 के बाद जो गवर्नर थे वो बनवारी लाल पुरोहित थे। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अभी तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? अभी तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं, राइट, जो फॉर्मर डेप्यूटी NSA भी रह चुके हैं, ठीक है। तो वो गवर्नर आई थिंक सितंबर अक्टूबर 2021 में बने थे, तो लेकिन ये उससे पहले का मामला चलता आ रहा है। लेकिन गवर्नर ने चलो एनी हाउ 2018 में चीफ मिनिस्टर ने ये बात बोली कि जी इसको 7 लोगों को रिहा कर देना चाहिए, तभी भी गवर्नर ने कुछ नहीं किया। और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भी देखो वार्निंग दी कि अगर अभी भी आप कुछ नहीं करेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कन्विक्ट्स के भी होते हैं, सिटीजन्स के भी होते हैं, क्रिमिनल्स के भी होते हैं, तो वो राइट्स हमको रिस्पेक्ट करने बहुत जरूरी है। उसके बाद फरवरी 2021 में बनवारी लाल पुरोहित जी ने वो फाइल जो थी पिरालीवलन की वो आगे ट्रांसफर कर दी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के ऑफिस, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में। लेकिन अभी तक वो फाइल जो है वहीं पे पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, प्रेसिडेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ रूल्ड कि जो इनऑर्डिनेट डिले है बाय द तमिलनाडु गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 161, ये भी अब जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएगा,
ये बहुत एक लैंडमार्क चीज है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि इस जजमेंट से बाहर आई है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो पिरारी वलन की जो रिहाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करी है अंडर आर्टिकल 142 उसके कारण हुई है। गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कोई पार्डन नहीं दिया था। चलिए, सो दोस्तों ये था आर्टिकल 142 के बारे में। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सो दोस्तों यदि आप सोशियोलॉजी में रुचि रखते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका है, आप इस ऑप्शनल के साथ मेंस लिखना चाहते हैं, चाहे इस साल लिखेंगे चाहे अगले साल लिखेंगे, तो दोस्तों शेखर सर हमारे सोशियोलॉजी के मेंटर हैं, बहुत अच्छा सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, आप सब बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं शेखर सर को। तो दोस्तों अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे वो भी आपको अपडेट किए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है आपको पर्सनली यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी शेखर सर के साथ, 1-on-1 मेंटरशिप और टेलीग्राम ग्रुप आपके पास प्रोवाइडेड रहेगा। एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वीडियो लेक्चर्स और उसके जो पीडीएफ्स हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी भी मिलेगी। एंड आपके इसमें टेस्ट भी रहेंगे, टेस्ट को इवैल्यूएट किया जाएगा, जो टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, उसके मॉडल सोल्यूशन जो है वो भी आपको वीडियो में प्रोवाइडेड रहेंगे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। डू कॉल एट अ टोल फ्री number to know more about this course and you can avail this course as well. Now, the UN report that highlights India's vulnerability to drought. Now देखिए अब यहां पे क्या बात आई है, यूएन की रिपोर्ट ने ये रिवील करा दैट बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के जो कि अंडर द लिस्ट ऑफ द रीजन्स फॉल कर रहे हैं, जो कि बहुत वल्नरेबल हैं टू द ड्रॉट। ठीक है, अब देखिए अब ये चिंता की बात है। अभी चिंता की बात क्यों है, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया की जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी 2 से 5% कम हो चुकी है बिटवीन द 20-year पीरियड ऑफ 1998 टू 2018 बिकॉज ऑफ द सेवियर ड्रॉट्स इन द कंट्री। सबसे ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंपैक्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली फसल ज्यादा अच्छी नहीं निकलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को बहुत लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, जब बारिशें नहीं होती हैं, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, चलो 2000 अगर हम 20 की बात करें, 21 की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ देखी। इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द ओनली सेक्टर विच सॉ गुड ग्रोथ, जब सारा कुछ लॉकडाउन था। लेकिन चलो अब ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं अब हमारे हाथ में तो नहीं है। ठीक है, अब ड्रॉट आना, सूखा आना या बहुत ज़्यादा फ्लड्स हो जाना, तो ये हो तो चलो क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है ना। अब चलो अब वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ठीक है, इट्स नॉट अ मिथ। नाउ ग्लोबली जो ड्रॉट्स हैं इन द सेम पीरियड 1998 से 2018 की बात करें, नाउ सो ग्लोबली ड्रॉट दे कॉज्ड इकोनॉमिक लॉसेस अराउंड अबाउट $124 बिलियन। ठीक है, अब यहां पे एक रिपोर्ट आई है, ड्रॉट एंड नंबर्स 2022 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी है यूएनसीसीडी ने, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। नाउ अब यूएनसीसीडी की सीओपी 15 की बात करें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की बात करें, देखिए जो ड्रॉट इन नंबर्स की रिपोर्ट है ये कलेक्शन ऑफ डेटा है ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट्स ऑन आवर इकोसिस्टम। अब ये रिपोर्ट ये रिवील करती है कि इस ड्रॉट्स को कैसे रोका। देखिए ड्रॉट्स के साथ चलो इसको, अब ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, चलो उसके साथ हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उसके जो इंपैक्ट्स हैं उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे उन इंपैक्ट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू एफिशिएंट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूएनसीसीडी, तो इसमें 197 मेंबर है, 196 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन इज द 197 मेंबर। ये अभी कहां पे हो रही है, ये अभी कोटे डे आइवरी में हो रही है। अब जो थीम है सीओपी 15 की, तो दोस्तों अगेन फैक्चुअल बात है, प्रीलिम्स पास में है, सो यू नेवर नो इस तरह की चीजें पूछी जाए, स्टेटमेंट में आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो थीम जो है सीओपी 15 की क्या है, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अभी जो 197 मेंबर्स हैं यूएनसीसीडी के, नाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म सस्टेनेबल आइडियाज के कैसे लैंड रिस्टोर कैसे सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर या ड्रॉट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ सबसे ज्यादा जो प्रेसिंग कंसर्न्स है वो क्या है, देखिए यूएनसीसीडी ने एक टारगेट रखा है कि अभी 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है बाय 2030। ठीक है, अब जैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं, उस तरह से लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की यहां पे बात की जा रही है। नाउ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से एस्टिमेट जो कहते हैं कि जो ड्रॉट कंडीशंस हैं दैट कैन फोर्स अराउंड अबाउट 21-22 करोड़ पीपल टू माइग्रेट बाय 2050। तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज की यहां पे बात आ जाती है। ठीक है, तो एक टर्म है क्लाइमेट रिफ्यूजीज। नाउ चाहे वेदर है, चाहे क्लाइमेट है, चाहे वाटर हैजार्ड्स है, अब इस चीजों के चलते नाउ दिस हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ ऑल द डिजास्टर्स सिंस 1970, और 45% से ज्यादा जो मौतें हुई हैं पिछले 50 साल में, उसका कारण क्या है, पानी की समस्या, वाटर स्कार्सिटी, वेदर रिलेटेड इवेंट्स हो, क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड्स हो, तो ये सब कारण बनते हैं। और पिछले 2 सालों में दोस्तों, पिछले 2 सालों में 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने ड्रॉट इमरजेंसीज फेस करी हैं। ठीक है, देखिए रिपोर्ट एक बहुत चिंता की बात बताती है कि जो क्लाइमेट चेंज है अलोन
will cause 129 countries to experience an increase in drought। और दोस्तों इसमें से बहुत सारी ऐसे देश होंगे जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। अब देखिए पैंडेमिक के टाइम पे तो वैक्सीन नहीं पहुंचाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किसी को, हर किसी को था कि पहले अपने लोगों को हम वैक्सीनेट कर लेते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। तो कल को ऐसी समस्या आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो कौन बचाएगा अफ्रीका को? ठीक है, अब देखिए अफ्रीका में कितनी गरीबी है, ठीक है, बहुत सारी थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कंट्रीज है विच हैव बीन अफेक्टेड बाय ड्रॉट इन द लास्ट 2 years। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा आपके सामने पूरा मैप है, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है, कोई ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कि बचा हो। ठीक है, अमेरिका क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, चाइना क्या, इंडिया क्या, सो अक्रॉस द ग्लोब यू कैन सी कि ड्रॉट्स हर जगह देखने को मिल रही हैं। फॉरेस्ट फायर्स हैं, ड्रॉट्स हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। याद होगा आपको पिछले साल कनाडा में 55-56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं, जो कि अपने आप में सोचने में बहुत एक हैरानगी की बात है, बिकॉज कनाडा में तो 6-6 महीने बर्फ पड़ी रहती थी। तो ये इस तरह के इवेंट्स जो हो रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय बनते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें, WHO का ये कहना है कि लगभग 55 यानी लगभग 5 से 6 करोड़ जो लोग हैं ग्लोबली, दे आर डायरेक्टली बीइंग अफेक्टेड बाय द ड्रॉट्स एंड आगे जाके ये और ज्यादा इनको इंपैक्ट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीरियस हजार्ड है, सबसे ज्यादा जो सीरियस डैमेज होगा वो लाइफ स्टॉक को होगा, क्रॉप्स को होगा। ठीक है, जो आपके पशु हैं, जो हमारे फार्मर्स भाई की बात करें, ठीक है, जो उनके जानवर हैं, ठीक है, जो उनके लाइफ स्टॉक हो गए, क्रॉप्स हो गए, उनको बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो ड्रॉट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात करी जा रही है। और देखिए औरतों की बात करें, देखिए गांव में औरतों को बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है, कुएं के पास पानी लेने के लिए। तो चलो हम कोशिश तो कर रहे हैं जल जीवन मिशन के चलते कि हम यहाँ पे जो टैप वाटर कनेक्शन है, वाटर एक्सेसिबिलिटी जो है रूरल हाउस होल्ड्स में, वो 100% कर सकें। लेकिन अब देखिए अब बहुत सारे ऐसे भी देश हैं अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे औरतों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अब इसके चलते देखिए अब पानी की समस्या होगी, वाटर स्कार्सिटी होगी, ठीक है, तो आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इफेक्ट उनके एजुकेशन लेवल्स हो, न्यूट्रिशन लेवल्स हो, हेल्थ सैनिटेशन लेवल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो लार्जेस्ट इंक्रीज है इन द ड्रॉट लॉसेस इज प्रोजेक्टेड इन द मेडिटेरेनियन एंड द अटलांटिक रीजन्स ऑफ द यूरोप। चलिए सो दोस्तों जाने से पहले एक PYQ 2015 में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। नाउ विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? नाउ नंबर 1 इट recommended a federal government, number 2 it enlarges the power of Indian courts, and number 3 it provides for more Indians in the ICS। तो क्या सही ऑप्शन है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी दोस्तों आज कोई क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल में नहीं मैंने डाला, बिकॉज कोई क्वेश्चन खास इतना बन नहीं रहा था, क्योंकि टॉपिक्स थे थोड़े फैक्चुअल थे, ज़्यादा एनालिटिकल बात नहीं थी। तो अगर दोस्तों कल अच्छे एनालिटिकल आर्टिकल्स आएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल्स है जो मैं एंड में स्लाइड डालता होता हूँ तो आई डेफिनेटली पुट दैट एज वेल। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेंगे कल, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।